स्टार्ट हो गया Good afternoon to one and all. I, Dr. Deepika Mehra, Assistant Professor from Kriyashali Department, Vijayashree Ayurveda Medical College and Hospital. As you all know that our college has started sharing knowledge related to coronavirus and its awareness. So for that, our today's guest speaker is Dr. Mandeep Shukla sir. Sir is Assistant Professor from Vijayashree Ayurveda Medical College and Hospital, Panchkarma Department. So I would like to invite Mandeep Shukla sir to share his experience. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। इस वैश्विक महामारी में के संक्रमण काल में मैं डॉक्टर मंदीप शुक्ला पंचकर्मा ब्रांच, असिस्टेंट प्रोफेसर पंचकर्मा ब्रांच फ्रॉम विजयश्री आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। सर्वप्रथम मैं संस्था के चेयरमैन रिस्पेक्टेड राजनीति स्थापक सर एंड मोदी लता स्थापक मैम को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस सेशन की शुरुआत की है, नींव रखी है और इस संस्था में उपस्थित सभी टीचर्स जिनके सहयोग से इस सेशन को आगे निरंतर बढ़ाता चले आ रहे हैं। इसके अंतर्गत सप्ताह में 2 दिन वेडनेसडे एंड सैटरडे को इस सेशन को रखा जाता है और इसके अंतर्गत कोविड से रिलेटेड सारी जानकारियाँ जो हमारे समक्ष समय समय पर लाया जाता है और आगे भी दिया जाएगा। हम विषय पर आते हैं। कोविड-19 वैक्सीनेशन, जो वैक्सीनेशन आया है उसके लिए हमारा टॉपिक है अवेयरनेस। हम इसके माध्यम से हमारी जनता को, हमारी आम जनता को इसे जागरूक करना चाहेंगे, जिससे वो टीकाकरण के लिए प्रेरित करें और टीका लगवाएं। इसकी शुरुआत में मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के श्लोक से शुरुआत करूँगा। विद्या अमृतम ध्येय, अर्थात विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। विद्या से अर्थात सत्य ज्ञान, सही जानकारी, और अमृत से तात्पर्य हम लेंगे निरोगी करें, क्योंकि अमृत का सेवन करने के बाद देव असुर निरोगी काया होते हैं, आरोग्य की प्राप्ति होती है और वो स्वस्थ को प्राप्त होते हैं। तो हमें इसके विषय में सही जानकारी लेना अति आवश्यक होता है, जिसके कारण हम टीकाकरण को और लगवाएंगे, बढ़ावा देंगे। कोविड-19 का जो वैक्सीन है उसकी वास्तविकता का ज्ञान होना हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश में आज इस वैश्विक महामारी से पूरा देश लड़ रहा है, पूरा विश्व लड़ रहा है। हमें इसको समझकर, इसके बारे में जानकर हमें इस टीकाकरण को कराना चाहिए। कोविड-19 महामारी से जूझते हुए हमें तकरीबन 1 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं। इस वैक्सीन के बारे में हमें सोचना भी मुश्किल था जब ये 2019 में आया था 31 दिसंबर को। तब के समय में हमें इस वैक्सीन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जिससे हम इसके बारे में जाने, समझें, इंफॉर्मेशन लें। इसी के चलते कुछ मिस इंफॉर्मेशन, कुछ गलत अफवाहें हमारे बीच आई, डर का माहौल बना और उस डर के माहौल में हिम्मत की बात तो बहुत चंद लोग ही करते थे, जिससे हमारे देश में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली और भ्रांतियों के बाद हमारे जहन में डर बना। तो कोविड वैक्सीन से रिलेटेड हमें सारी इंफॉर्मेशन जो भी हो, हमें उससे सत्य पर आधारित जो भी बातें हैं उस पर विचार करना चाहिए। हमारे देश के, हमारे विश्व के डॉक्टर्स, साइंटिस्ट अपने अपने देशों में वैक्सीन का इजाद शुरुआत की। उनके कड़ी मेहनत, दिन
रात उन्होंने अथक प्रयास किया। इसके बाद उन्होंने वैक्सीनेशन के कार्य पर अग्रसर हुए और वैक्सीन को बनाया। उससे जुड़ी फायदे और नुकसान सारी चीज़ें हमारी जनता के सामने आई। भारत में भी 2 वैक्सीन आए जिनका नाम कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। दोनों ही इंजेक्शन बहुत अच्छे थे। एक जो कोवैक्सीन है वो डेड कोरोना वायरस से लेकर उसको बनाया गया और इसे भारत बायोटेक ने बनाया। यह पूर्ण रूप से यह हमारे भारत का निर्मित है। कोविशील्ड जो है वो चिंपैंजी के एडिनो वायरस से बनाया गया और इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, भारत के सीरम यूनिवर्सिटी में से सीरम इंस्टीट्यूट में से बनाया और एस्ट्राजेनेका की मदद से इसे बनाया गया। अभी लेटेस्ट में 3rd इंजेक्शन जो आने वाला है हमारे पास, स्पुतनिक 5, ये अलग अलग 2 वायरस से बनाया जा रहा है जो कि रूस में बनाया जाएगा और हमारी भारतीय कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी है डॉक्टर रेड्डी, जिसकी मदद से इसे आगे बढ़ाया जाएगा। दोनों ही वैक्सीन बहुत अच्छे हैं। इस वैक्सीनेशन की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से शुरुआत कर दी गई है और सबसे प्रथम बार में इसे कोविड वैक्सीन कोरोना वायरस से जो फ्रंट लाइन में हुए व्यक्ति थे या वर्कर थे उनको लगाया गया। फिर सेकेंड चरण में इसे 60+ को लगाया गया। फिर इसे 45+ लोगों पर इसे भी लगाया गया। अगले विगत कुछ समय पहले 18+ का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गया है। कृपया अगर आप रजिस्ट्रेशन करें और वैक्सीनेशन को बढ़ाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम लोग वायरस, बैक्टीरिया और भी अन्य पैथोजेनेसिस से हमारा शरीर घिरा हुआ है, जो कि साइज में बहुत छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नगण्य आंखों से नहीं देख सकते और ये बैक्टीरिया वायरस कभी भी हमारे शरीर को अटैक करके हमें बहुत सारी गंभीर बीमारियां दे सकते हैं। तो इन गंभीर बीमारियों से बचने के लिए हमें टीकाकरण को बढ़ावा देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हुए हम वैक्सीन को समझ लें। वैक्सीन है क्या? वैक्सीन का हिंदी में अर्थ टीका होता है। टीका का पर्याय हम विजय तिलक के नाम से इसे जानते हैं। विजय तिलक जब प्राचीन काल में राजा महाराजा कभी युद्ध के लिए जाते थे तो उन्हें विजय तिलक लगाया जाता है, क्यों? उनकी जीत हो, उस दुश्मनों का नाश करें और उसी नाम से हमारे वैक्सीनेशन का नाम टीका हुआ है। तो कहीं ना कहीं उस टीके से, उस टीकाकरण से हमारे रोगाणुओं का, हमारे बैक्टीरिया, वायरस और अन्य पैथोजेनेसिस का नाश होगा, हमारा शरीर स्वस्थ होगा। आपको याद ही होगा BCG, पोलिया और स्मॉल पॉक्स, कॉलरा टाइप के बहुत सारे ऐसे संक्रमित बीमारियाँ आई हमारे देश के सामने। हमारे देश के सामने चुनौती लेकर आया। पहले के समय में पोलियो और चेचक को ही ले लें तो ये दोनों बीमारियों से हमारा सारा भारतवर्ष परेशान था, दिक्कत में था। लेकिन कुछ समय बाद इस पर बहुत सारा डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के द्वारा इस पर रिसर्च किया गया, इसका वैक्सीन तैयार किया गया, हमारे समाज में इसको लाया गया और टीकाकरण किया गया, जिससे हमारे शरीर से रोगाणुओं को खत्म हुए और हमारे देश से इस महामारी बीमारी को भी खत्म किया। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के अथक प्रयास से बहुत सारे वैक्सीन आए, बहुत सारे रोगाणुओं को खत्म किया। तो हमें कहीं ना कहीं इस वैक्सीन को भी पॉजिटिवली लेकर लगाना चाहिए और हमें इसे बढ़ावा देना चाहिए। अब हम समझते हैं कि कैसे बनाया जाता है और ये हमारे शरीर में कैसे काम करता है। इस रिसर्च और टेक्नोलॉजी के लिए उस इन्फेक्शन को पहले पहचाना जाता है और फिर पूरी तरह इस वायरस के कुछ हिस्से का टुकड़े को निकाल के, उसके प्रोटीन को निकाल के उसके बारे में समझा जाता है, उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी को समझा जाता है। वायरस के कुछ हिस्से को निकाल के उसको समझकर और उसके लिए टीका बनाया जाता है और फिर इसको बनाने में 4 चरणों का उपयोग किया जाता है। प्रथम चरण में
पहले सैंपल साइज को कलेक्ट करेंगे जिस मरीज पर इस वायरस को देखा गया है, और उस वायरस से उसका परीक्षण करके उसको तैयार करेंगे। तैयार करने के बाद सेकेंड स्टेज में होता है एनिमल टेस्टिंग। हम एनिमल में इसको प्रयोग करके इसका रिजल्ट देखते हैं, इसके फायदे और नुकसान देखते हैं। अगर हमें सारी चीज़ें पॉजिटिव आती हैं तो हम इसे क्लिनिकल ट्रायल के लिए, अगले चरण के लिए इसे हम प्रेरित करते हैं। और इसमें फर्स्ट स्टेज फेज फर्स्ट में इसमें हम 100 मरीजों पर इससे ट्रायल करते हैं। अगर हमें इसके फायदे और नुकसान के बारे में सारी जानकारी मिलती है, फायदे अधिक होते हैं, नुकसान कम होते हैं, जिन नुकसान होते हैं उन नुकसानों को हमें कम करके और फिर हमें इस क्लिनिकल ट्रायल को आगे बढ़ाते हुए सेकेंड फेज में लेके आते हैं और हम 500 से अधिक लोगों को इसे दिया जाता है। और फिर उसमें फायदे नुकसान को देखकर और उसे बहुत सारी चीज़ों को शॉर्ट आउट करके फिर इसे हम अगले तीसरे और अंतिम चरण में इसे इस क्लिनिकल ट्रायल को हजारों लोगों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं या दिया जाता है। फिर इस इंसान की बॉडी में जब वो इंजेक्शन जाएगा, वैक्सीन जाएगा, तो बाहर शरीर के लिए तो फॉरेन मटेरियल है, उस फॉरेन मटेरियल को शरीर फॉरेन मटेरियल समझ के उसे मारने का काम करता है, किल करता है और इम्यूनिटी डेवलप करता है, एंटीबॉडीज बनाता है। और एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में डेवलप होती है वो हमारे शरीर में रोगाणु को खत्म करता है। ये भी एक तरह का प्रोटीन ही है जो हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करता है, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए सिपाही की तरह कार्य करता है। कुछ हमारे शरीर में वैक्सीनेशन के बाद मेमोरी सेल्स का भी विकास होता है। मेमोरी सेल्स का मेन वर्क जो होता है वो याददाश्त का कार्य है। तो कभी भी जैसे वैक्सीनेशन के बाद 6 महीने साल भर बाद कभी भी फिर से ये कोविड या कोरोना का हमें इन्फेक्शन हुआ तो शरीर उस मेमोरी सेल्स के मदद से उसे उस वायरस को पहचानता है और उस वायरस को पहचान कर उसको खत्म करने का प्रयास करता है और हमारे शरीर से रोगाणुओं को खत्म करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसे लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए? हमारा जवाब यह है कि इसे जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगवाएं, टीकाकरण को बढ़ावा दें, तो हमारे देश से इस संक्रमण को खत्म किया जा सकता है। और हमारे सामने बहुत सारे ऐसे बिंदु आते हैं, वैक्सीन को बनाने में इतना कम समय क्यों लगा? और भी अन्य वैक्सीन हुई और भी ऐसी अन्य वैक्सीन हुई जिनको बनने में 5 से 10 साल का वक्त लगा, लेकिन ये वैक्सीन 1 साल में कैसे तैयार हो गई? तो ये वैक्सीन हमारे विश्व में, हमारे देश के लिए बहुत पुराना नहीं है। इसकी शुरुआत करीब 17 से 18 साल पहले हो चुकी थी। सन 2002 में सार्स नामक एक वायरस आया था जो हमारे शरीर को, हमारे समाज को, हमारे देश को अफेक्ट किया था। इसके बाद सन 2012 में मार्स वायरस एक आया था जिसके कारण हमारा देश ग्रसित हुआ था। और अब सन 2019 में कोविड आया, कोरोना वायरस, यह भी इसी परिवार का एक सदस्य है और इसे समझना मुश्किल था, नामुमकिन है। इसे सारी स्टेजेस से गुजारा गया, क्लिनिकल ट्रायल किया गया और इसे हमारे शरीर के लिए उपयोगी मानकर टीकाकरण के लिए हमने बनाया। और हमारे जहन में एक और सवाल आते हैं, कितने वैक्सीन हैं हमारे भारत में? कितने वैक्सीन हैं? तो हमारे भारत में भी 2 तरह के वैक्सीन हैं, एक कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड। ये दोनों वैक्सीन की जो सक्सेस रेट है कोवैक्सीन की 78% है और कोविशील्ड की 80% है। और हमें अन्य बिंदु पर भी विचार करना चाहिए कि कौन सा वैक्सीन हमें लगवाना चाहिए। तो हमारा सुझाव आपसे ये है कि आपके स्टेट में, आपके ज़िले में, आपके संभाग में, आपके गांव में और आपकी गलियों में गवर्नमेंट के अनुसार या गवर्नमेंट के द्वारा जो भी इंजेक्शन आपको उपलब्ध होता है उस इंजेक्शन को आपको लगवाना है, क्योंकि दोनों ही इंजेक्शन के सक्सेस रेट अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। और हमारे जहन में कुछ सवाल होते हैं, किस स्थान पर ये लगता है? तो
पेशेंट के इंट्रामस्कुलर इस डेल्टॉइड मसल्स पर इसे लगाया जाता है। इसके कितने डोज हैं? इसके टोटल 2 डोज हैं। इसे कितने गैप में लगवाना चाहिए? कोवैक्सीन में दोनों 2 डोज में हमें 28 डेज का फर्क रखना चाहिए, अंतराल रखना चाहिए। और कोविशील्ड वैक्सीन में हमें 42 से 56 दिन का हमें अंतराल रखना चाहिए। इसकी मात्रा कितनी होगी? हमारा जवाब 0.5 इंट्रामस्कुलर भी दिया जाता है। दोनों वैक्सीन जरूरी है या नहीं? इसका जवाब ये है कि फर्स्ट डोज के बाद हमारे शरीर में इम्यूनिटी डेवलप होती है और हमारी इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है, एंटीबॉडीज बनेंगी, मेमोरी सेल्स बनेंगी। और अगर हम सेकेंड डोज लगवाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी जो है और भी एक्टिवेट होगी और भी उसे मदद मिलेगी हमारे शरीर से इसे रोगाणुओं को खत्म करने के लिए। आप सभी जानते होंगे कि पोलियो के भी 1 से अधिक डोज लगते हैं। अगर 1 डोज ही देना इनफ होता तो हमें पोलियो की भी वैक्सीनेशन के लिए हमें 1 ही डोज काफ़ी होती है। तो पोलियो के भी लगातार जब भी गवर्नमेंट का रूल आता है तभी हमें दिया ही जाता है, तो हमें कम से कम 2 डोज तो लगवाना ही चाहिए। और फिर इसके आगे आने वाले समय में अगर गवर्नमेंट का कोई रूल आता है तो हमें उसके हिसाब से पालन करना चाहिए। दोनों वैक्सीन को अलग अलग लगाया जा सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य कि फर्स्ट बार में अपन कोवैक्सीन लगवा लें, सेकेंड बार में अपन कोविशील्ड लगवा लें। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि शरीर में हमारे एक ही तरह की इम्यूनिटी डेवलप होगी और उस इम्यूनिटी से हमारे एंटीबॉडीज बनेंगी। अगर हम 2 अलग अलग इंजेक्शन 2 अलग अलग डोज में लगवाएंगे तो इम्यूनिटी कंफ्यूज होगी। तो हमें अपने इम्यून सिस्टम को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। और इससे आने वाले हमें साइड इफेक्ट में अगर प्रकाश डालें तो वैक्सीन से हमारे शरीर में कोई बहुत ज़्यादा ऐसा साइड इफेक्ट तो नहीं आता, क्योंकि वैक्सीन जो है हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए फॉरेन मटेरियल है। वो फॉरेन मटेरियल जब हमारे शरीर में इंसर्ट होगा या हम उस टीके को लेंगे तब हमारा शरीर उस टीके को समझने के लिए कुछ वक्त लगाता है। उस वक्त में, उस ड्यूरेशन में कुछ हमें दिक्कत हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी उससे हमें कोई गंभीर बीमारी नहीं होगी। जैसे सर में दर्द, हल्का बुखार, बॉडी एक, शरीर में हल्का दर्द, तो और इंजेक्शन साइड में हल्का पेन। इसके अलावा हमें और कोई भी ऐसी गंभीर प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो इन सभी बातों का विचार करना चाहिए हमें कि इससे कोई बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं होती। डॉक्टर्स वैसे भी आपको डॉक्टर्स वैक्सीनेशन के पहले पेशेंट को सारी चीज़ें समझेंगे और समझने के बाद आपको इंजेक्ट किया जाएगा, टीकाकरण किया जाएगा। उसके बाद 30 मिनट तक आपको मेडिकल सुपरविजन रखा जाएगा। मेडिकल सुपरविजन में रखने के बाद उस ड्यूरेशन में अगर कोई आपको साइड इफेक्ट आते हैं तो उसका तत्कालीन निराकरण किया जाएगा। और हमारे में उनको भी आते हैं कि इस वैक्सीनेशन के बाद कुछ लोगों की मौत भी होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब धारणा चाहिए, क्योंकि तो तो उस बार उनको पाया गया कि इनको कार्डियक और कुछ लंग्स का जिसके कारण की मौत है। तो हमें इन सब चीज़ों को जानना चाहिए, क्योंकि किसी को अगर कार्डियक इशू है या लंग्स का इशू है तो वो तो बहुत प्रॉब्लम है और हमें उसका निराकरण करके ही हमें इंजेक्शन लगवाना चाहिए। और अभी आता जा रहा है, हमें उसको प्रेरित करना चाहिए। किसे नहीं लगवाना इस बात का विचार करना ज़्यादा जरूरी है। जिसे फर्स्ट डोज लगने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स हुई हो या कुछ दिक्कत हुई हो या कुछ एलर्जी सा हुआ हो, उसे नहीं लगवाना चाहिए। या किसी व्यक्ति को ड्रग या फूड की एलर्जी हो, उसे भी नहीं लगवाना चाहिए। या किसी व्यक्ति को ब्लड की गंभीर दिक्कत है, उसे भी नहीं लगवाना चाहिए।
गर्भवती महिला या ऐसी महिला जो बच्चे को फीड कराती है उसे भी नहीं लगवाना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को भी नहीं लगवाया जाता है जो अभी अभी पॉजिटिव हुआ है, उसके सारे के सारे सिम्टम्स उसकी बॉडी में आए हैं, उसे भी नहीं लगवाना चाहिए। बच्चों को भी अभी नहीं दिया जा रहा है, जब हमारा नेक्स्ट तो भी लगाया जाएगा। क्या बीपी और शुगर के मरीजों को ये लगाया जा सकता है? हमारा जवाब इसमें यह है कि बीपी और शुगर के जो मरीज होते हैं वो हाई रिस्क में होते हैं, उनके शरीर में इम्यूनिटी की काफ़ी कमी होती है। डॉक्टर की सलाह से उन्हें लगवाना चाहिए। अगर उनका बीपी और शुगर काफ़ी कुछ हद तक अगर सेटल है तो टीकाकरण को लगवाना चाहिए। टीका लगने के बाद अन्य कोई टीकाकरण हमें कम से कम 2 से 3 वीक तक नहीं लगवाना चाहिए। एक क्वेश्चन और भी बहुत सारे लोगों से आता है कि क्या टीकाकरण के बाद हमारी सेक्सुअल लाइफ में कोई दिक्कतें आती हैं? तो कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, कुछ पेशेंट्स आए थे ऐसे जिनका परीक्षण किया गया और परीक्षण के बाद ये पता चला कि इनको जो दिक्कत हो रही है सिर्फ तनाव के कारण हो रही है। टीकाकरण से फिजिकल, सोशल एंड सेक्सुअल लाइफ को काफ़ी मदद मिलती है। हमें इस वैक्सीन को किसी भी तरह से लगवाना चाहिए। एक और क्वेश्चन आता है हमारे जहन में कि क्या हमें शराब का सेवन हम कब टीकाकरण के बाद कब कर सकते हैं? तो शराब के बाद टीकाकरण के बाद हमें शराब का सेवन कम से कम 45 दिन तक नहीं करना चाहिए। शराब तो वैसे भी नहीं पी जाती, वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी हार्मफुल होती है। ये इंजेक्शन हमारे लिए सेफ है अथवा नहीं? तो हमारा जवाब आपसे सिर्फ यही है कि ये वैक्सीन आपके लिए जरूरी भी है और सेफ भी। कृपया कर इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगवाएं और उसे प्रेरित करें, क्योंकि पूरे विश्व में 60% वैक्सीन का उत्पादन हमारे भारत में होता है। शायद इसीलिए हमें हमारे भारत को वैक्सीन का पावर हाउस कहा गया है। और अंतिम में एक हमारा बहुत मेन क्वेश्चन जिस पर आपको विचार करना अति आवश्यक है कि ये वैक्सीन लगवाना क्यों जरूरी है? 40,000 लोगों पर परीक्षण किया गया टीकाकरण के बाद। उस पर यह देखा गया कि फर्स्ट डोज के बाद जो भी सिम्टम्स की सीवियरिटी है उसको फर्स्ट डोज के बाद 70% कम देखा गया और सेकेंड डोज के बाद सारे पेशेंट पे 85% होने वाले सिम्टम्स को कम देखा गया। इस टीकाकरण से डेथ रेट कम हुई और रिकवरी रेट ज़्यादा हुई। इसी आशा के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार। It's very wonderful and informative to all of us. So at last, यदि किसी को किसी भी टाइप की क्वेरी होती है तो वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं या फिर हमारी साइट पे, फेसबुक साइट पे, इंस्टाग्राम पे ड्रॉप कर सकते हैं. We will try to sort out it and give very nice information about it. Thanks. अब लाइव सेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर नेहा प्रजापति मैडम को. मैडम असिस्टेंट प्रोफेसर है द्रविड़ विभाग से, विजयश्री मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से, कि वह अपना एक्सपीरियंस कोरोना वायरस से रिलेटेड शेयर करें. थैंक यू सो मच दीपिका मैडम. मैं डॉक्टर नेहा प्रजापति, विजयश्री मेडिकल कॉलेज जबलपुर की साइड से आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ. तो सर ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है हमें वैक्सीनेशन के बारे में. आप सभी लोगों को बहुत इससे लाभ पहुँचा होगा और
क्लियर हो गए होंगे लगभग, मैं ऐसे आशा करती हूँ। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अभी जो बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर भी आने वाली है, जो अभी तक जो फर्स्ट और सेकंड वेव थी इसकी, उसके कंपैरिजन में अधिक घातक होने वाली है। और अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि इसकी फर्स्ट और सेकंड जो लहर थी, फर्स्ट और सेकंड वेव थी, उसमें 45 से एबव जो लोग थे वो ज़्यादातर अफेक्टेड हुए थे। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो थर्ड वेव इसकी आने वाली है वो बच्चों के लिए ज़्यादा घातक होने वाली है, बच्चों को उससे ज़्यादा प्रभावित करेगी वो, और बच्चे कम उम्र के जो बच्चे हैं उससे ज़्यादा अफेक्टेड रहेंगे। तो आज हम इसी से रिलेटेड चर्चा करेंगे। फिर बात करेंगे कि बच्चों के लिए कोई वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं है तो हम बच्चों की इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं और क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं जिससे बच्चे हमारे सुरक्षित रहें। क्योंकि सभी पेरेंट्स ये समझ सकते हैं, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनकी फैमिली में बच्चे होंगे, तो उन लोगों को पता होगा कि बच्चे जो हैं वो आने वाला फ्यूचर है और देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग कोशिश करते हैं, सारे पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों से सुरक्षित रहें और उनकी जो इम्यूनिटी है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी रहे। इसी बारे में आयुर्वेद में बहुत सारा वर्णन मिलता है कि हम बच्चों के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। उसी में से एक आता है स्वर्ण प्राशन, जिसका भी वर्णन हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में बहुत डिटेल में मिलता है और कई वर्षों से इसका उपयोग भी किया जाता आ रहा है और जो बहुत ही प्रभावी रहा है और आने वाले समय में भी ये बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। इसका हम उपयोग कर सकते हैं बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। फिर आप सभी लोगों को पता है कि जो फर्स्ट वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था उसमें 45 ईयर्स से ज़्यादा के जो लोग थे उनका वैक्सीनेशन हुआ। फिर जो सेकेंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ उसमें 18+ यानी कि 18 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन का प्लान किया गया। तो 45 वर्ष से जो अधिक के लोग थे वो ऑलमोस्ट वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, उनको ऑलमोस्ट वैक्सीनेशन हो गया है। इसके बाद जो 18 साल से 45 वर्ष के जो बीच में हैं यानी कि मिडिल एज ग्रुप वाले जो लोग हैं उनका भी वैक्सीनेशन रनिंग है और काफ़ी सारे लोगों को फर्स्ट डोज इसकी लग भी चुकी है। लेकिन बात करें जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, बच्चे बोल सकते हैं या फिर टीनेजर भी इस ग्रुप में आएंगे, तो उनके लिए इस तरह का कोई प्रोग्राम, कोई वैक्सीनेशन, किसी तरह की मेडिसिन उपलब्ध नहीं है और ना ही सरकार की तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइन दी गई है जिससे कि बच्चों को बचाया जा सके, उन्हें कोरोना से कैसे सुरक्षित करा जा सके। इसके किसी तरह के कोई उपाय उपलब्ध नहीं है और ना ही ऐसा कोई इंतजाम गवर्नमेंट की साइड से अभी तक किया गया है। तो आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय बचा रहता है जो है आयुर्वेद, जिसे साइंस ऑफ लाइफ बोला जाता है। अब मैं बात करती हूँ कि ऐसा नहीं है सिर्फ आयुर्वेद बच्चों के लिए ही यूजफुल है या सिर्फ बच्चों के लिए 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए ही उपयोगी है। ये हर उम्र के लिए बहुत उपयोगी साबित होता है और बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं, कोविड वाले पेशेंट भी हैं, वो सिर्फ आयुर्वेद ट्रीटमेंट से भी लाभान्वित हुए हैं और सिर्फ आयुर्वेद की मेडिसिन का उपयोग करके ही अपना स्वास्थ्य लाभ उन्होंने प्राप्त किया है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि बच्चों के लिए हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ स्वर्ण प्राशन की, इसका महत्व, इसके इंग्रेडिएंट्स, इसे किस मात्रा में हमें यूज़ करना है, किस तरह से इसे हमें उपयोग करना है, किस एज ग्रुप के लोगों को हमें देना है। ठीक है, इस सब के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जो स्वर्ण प्राशन है वो 18 प्रकार के संस्कारों में से एक प्रकार का संस्कार है। जो हिंदू धर्म के अनुसार 18 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं उनमें से ही एक तरह का हम इसे संस्कार मान सकते हैं और आयुर्वेद में भी इसका आपको वर्णन मिलता है।
कल पुष्य नक्षत्र था और हमारे विजयश्री आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में इसके लिए एक शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 200 बच्चों ने इसका सेवन किया और लाभान्वित हुए। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसका जो शिविर है वो पुष्य नक्षत्र के दिन फिर से हमारे कॉलेज में आयोजित किया जाएगा और आप सभी उसका लाभ ले सकेंगे। तो आज हम बात करते हैं कि सिर्फ पुष्य नक्षत्र के दिन ही इसका क्यों स्टार्ट किया जाता है या फिर इसका सेवन सिर्फ पुष्य नक्षत्र के दिन ही किया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों पे मैं आपको बता देती हूँ कि जो पुष्य नक्षत्र हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुष्य नक्षत्र बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। सिर्फ स्वर्ण प्राशन के लिए ही नहीं और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए कोई भी कार्य का आरंभ जब किया जाता है उन सब चीज़ों के लिए पुष्य नक्षत्र बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। फिर बात करते हैं कि आयुर्वेद की इसकी क्या उपयोगिता है। तो आयुर्वेद के लिए बहुत सारे कुछ मेडिसिन हैं जो इसी दिन बनाई जाती है, उनका निर्माण पुष्य नक्षत्र के दिन किया जाता है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारे जो फॉर्मुलेशन हैं उनके इंग्रेडिएंट्स हर्बल जो ड्रग्स हैं उनका कलेक्शन भी इसी दिन करने के लिए बताया गया है। तो पुष्य नक्षत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है, अब इस विषय पर बात कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो पुष्य नक्षत्र है ये इतना महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस दिन से अगर कोई भी कार्य शुरू किया जाता है तो उसके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मेनली अगर हम मेडिसिन का उपयोग आज के पुष्य नक्षत्र के दिन से स्टार्ट करते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो कई गुना बढ़ जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्वर्ण प्राशन का इस दिन क्यों हम स्टार्ट करते हैं बच्चों को। तो ऐसा शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जो पुष्य नक्षत्र है इस दिन सारे जितनी भी प्रकृति में विष पाए जाते हैं, जो भी विष तत्व हैं वो कम प्रभावी होते हैं। इसीलिए स्वर्ण प्राशन का स्टार्टिंग जो है वो पुष्य नक्षत्र के दिन से किया जाता है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि सिर्फ पुष्य नक्षत्र के दिन ही स्वर्ण प्राशन का उपयोग किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका आपको स्वर्ण प्राशन का जो स्टार्टिंग है वो पुष्य नक्षत्र से करके डेली आपको अपने बच्चों को इसका सेवन करवाना है। अगर आपको इसके पूरे रिजल्ट्स चाहिए तो आपको इसका डेली सेवन करना होगा और अपने बच्चों को इसका डेली सेवन करवाना होगा, तभी आपको इसके पूरी तरह से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और ये बहुत प्रभावी भी रहेगा। अगर पॉसिबल नहीं हो तो आप इसको हर महीने पुष्य नक्षत्र के दिन को अपने बच्चों को सेवन करवाएंगे तो थोड़ा बहुत लाभ आपको उससे मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो आपको इसका डेली सेवन करवाना रहेगा। फिर बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये कैसे काम करेगा, इतना यूजफुल मेडिसिन क्यों है ये। तो इसकी हम बात करते हैं स्वर्ण प्राशन। जैसा इसके नाम से ही पता चलता है इसमें स्वर्ण भस्म का यूज किया गया है। और प्राशन का मतलब होता है चाटने योग्य। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी सेमी सॉलिड या लिक्विड जिसको मान सकते हैं, जैसा शहद और हमारा घी की कंसिस्टेंसी होती है उसी कंसिस्टेंसी का ये मटेरियल होता है, इसीलिए इसका नाम है स्वर्ण प्राशन। फिर इसके इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करती हूँ तो इसमें स्वर्ण भस्म का यूज किया जाता है, इसके साथ ही घृत का यूज किया जाता है। अगर हम गोघृत लें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। हमारे कॉलेज में फार्मेसी में इसका निर्माण किया गया है, उसमें हमने स्वर्ण भस्म का यूज़ किया है और गोघृत का, शुद्ध घृत का हमने उसमें यूज़ किया है और साथ ही इसमें मधु का भी प्रयोग किया जाता है। जो घृत है उसको बहुत सारी मेध्य द्रव्य यानी कि जो मेध्य रसायन वाली मेडिसिन आयुर्वेद में वर्णित है तो उनका इसमें यूज करके घृत को सिद्ध किया जाता है या संस्कारित किया जाता है। उनमें मेडिसिन की हम बात करें तो शंखपुष्पी, बचा, ब्राह्मी, फूल आदि औषधियों का यूज किया जाता है। शंखपुष्पी, ब्राह्मी ये जो मेडिसिन हैं इनके आयुर्वेद में मेध्य रसायन बताया गया है। तो मेध्य रसायन का अर्थ होता है ये जो मेडिसिन हैं वो हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा कार्य करने वाली है। फिर इसमें बचा का यूज किया जाता है। तो जिन बच्चों में जो बच्चे अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, जिनकी अच्छे से वाणी प्रॉपर वॉइस उनकी क्लियर नहीं होती है, तो उन बच्चों के लिए ये जो बचा नामक औषधि है बहुत ही यूजफुल होती है। तो ये जिन बच्चों को बोलने में कोई प्रॉब्लम है हम उनमें भी यूज करवा सकते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं इसमें स्वर्ण भस्म भी डाली जाती है। तो जो स्वर्ण धातु है उसको आयुर्वेद में बताया गया है कि ये जो धातु है
सबसे शुद्ध यानी कि सबसे प्योरेस्ट धातु, इसे प्योरेस्ट मेटल बताया गया है। अगर इसका शोधन नहीं भी किया जाए तो भी हम इसे यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका हम औषधि निर्माण में प्रयोग कर सकते हैं। इसके हमें कोई किसी तरह के कॉम्प्लिकेशंस देखने को नहीं मिलेंगे। तो हमने इसमें शुद्ध स्वर्ण का यूज किया है। तो स्वर्ण धातु जो होती है वो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम पर बहुत ही अच्छा कार्य करती है और हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को बूस्ट करती है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। शारीरिक शक्ति के साथ साथ ये हमारे मानसिक विकास के लिए भी बहुत उपयोगी है। इस गोघृत जो होता है उसको मेध बताया गया है, यानी कि ये भी हमारे शरीर के लिए, हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। इसे दीपन पाचन भी बताया गया है। जिन बच्चों को भूख नहीं लगती है उनके लिए ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। फिर हम बात करते हैं मधु की। इसमें एक कंटेंट जो है, एक इंग्रेडिएंट इसका मधु भी है। तो जो शहद है, जो आयुर्वेद से रिलेटेड होंगे, यहाँ पर जो आयुर्वेद वाले मुझे सुन रहे हैं उन्हें पता होगा कि जो मधु है वो कफज रोगों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। जैसे कि कफज रोग में आपको बता दूं कि जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी रोग हैं, जो व्याधियाँ हैं, जैसे अभी कोविड में भी सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं कि कास, श्वास प्रतिशय, जिसमें सर्दी जुकाम भी होती है और खांसी भी होती है, बहुत नींद आती है, कफ से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं। या फिर हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेशन अच्छा नहीं होना, यानी कि पाचन क्रिया ठीक नहीं रहती। ये सारे जो रोग हैं वो कफ की विकृति से होते हैं, या जब शरीर में कफ बढ़ जाता है उस टाइम ये सारे रोग हमें देखने को मिलते हैं। तो जो मधु है वो कफ को शमन करेगा, कफ को कम करेगा। इस प्रकार से ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो भी होने वाली डिजीजेस हैं उनसे भी हमें छुटकारा प्रदान करेगा। इस तरह से ये जो मेडिसिन है बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स मिलाकर बनाई गई है, तो इसमें बहुत सारे प्रकार के हमें रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं कि स्वर्ण प्राशन हमें किस डोज में बच्चों को देना चाहिए। जब हमने कल स्वर्ण प्राशन करवाया था बच्चों को, तो हमारे पास बहुत सारे हर एज ग्रुप के बच्चे आए थे। जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को हमने स्वर्ण प्राशन का सेवन करवाया था। तो जिन बच्चों की उम्र 1 वर्ष से कम थी उन्हें हमने 1 ड्रॉप की मात्रा में स्वर्ण प्राशन करवाया, और जिन बच्चों की उम्र 1 वर्ष से लेकर 4 वर्ष तक थी उन्हें हमने 2 ड्रॉप इसका सेवन कराया। फिर जिन बच्चों की उम्र 4 से 8 वर्ष तक थी उन्हें हमने इसके 3 ड्रॉप्स दिए। फिर जिन बच्चों की एज 8 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक थी उन्हें हमने इसके 4 ड्रॉप्स दिए। फिर 12 से लेकर 18 वर्ष तक के लिए थोड़ी डोज ज़्यादा देनी होती है, क्योंकि जितनी एज होगी उस हिसाब से इसकी डोज बढ़ती जाती है। तो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के जो एज ग्रुप वाले बच्चे थे उन्हें हमने 12 से 16 वर्ष तक के जो बच्चे थे उन्हें हमने इसके 5 ड्रॉप सेवन करवाया। और इसी मात्रा में अगर आप डेली सेवन करवा रहे हैं बच्चों को, तो आपको इसी डोज में उन्हें डेली खाली पेट सेवन करना चाहिए। यानी कि कुछ खाए पिए बिना, अगर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें दूध पिलाने के पहले इस मेडिसिन की जो मात्रा बताई गई है उस मात्रा में इसको सेवन करवाना है। फिर उसके बाद उन्हें खाना देना है, या फिर दूध पीने वाले बच्चे हैं तो उन्हें दूध का सेवन करवाया जाता है। फिर हम बात करते हैं कि इतनी अच्छी मेडिसिन है तो इसका प्रयोग हम सभी लोगों में करवा सकते हैं, सारे बच्चों को हम दे सकते हैं। तो जी हाँ, आप इसका सेवन सभी बच्चों में कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ बताया गया है कि किन बच्चों में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जनरली इसको सभी लोगों में हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चे किसी तरह के इन्फेक्शन से ऑलरेडी पीड़ित हैं, जैसे कि बच्चों को अगर फीवर हो रहा है, कफ कोल्ड वाली जो व्याधियाँ हैं वो हो रही हैं, तो उस टाइम हमें इसे नहीं देना है। जब वो डिजीज़ बच्चे की ठीक हो जाएगी, बच्चा स्वस्थ हो जाएगा, उसके बाद हमें इसका शुरू करवाना है। फिर हम बात करते हैं कि बच्चों, अभी जो ग्रीष्म ऋतु चल रही है तो बच्चों का आहार विहार कैसा होना चाहिए, क्योंकि जब कल हमने शिविर का आयोजन किया था उसमें बच्चों के साथ पेरेंट्स आए थे, वो हमें पूछ रहे थे कि अगर हमने स्वर्ण प्राशन का सेवन कराया है तो बच्चों को हमें क्या परहेज रखवाना है, किस तरह का इन्हें खाना देना है, क्या चीज़ें हमें नहीं देनी है। तो अभी सब लोगों को पता है कि ग्रीष्म ऋतु चल रही है, लेकिन कभी कभी बारिश भी हो रही है, तो इसको
ऋतु संधि बोल सकते हैं, ऋतु विपर्य बोल सकते हैं। लेकिन मेनली ग्रीष्म ऋतु है, तो हमें आयुर्वेद में जो वर्णित है ग्रीष्म ऋतु चल रहा है उसका पालन करना चाहिए। इसके अनुसार ग्रीष्म ऋतु में जो भी आहार विहार बताए गए हैं उनका फॉलो करना चाहिए। तो ग्रीष्म ऋतु में मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या आयुर्वेद में वर्णित है। ग्रीष्म ऋतु में बताया गया है कि शीतल और मधुर वाले जो रस वाले पदार्थ हैं उनका सेवन मेनली करना चाहिए। अब शीतल से लोग समझते हैं कि ठंडे, ठंडे मतलब फ्रिज में रखे हुए ठंडे पदार्थ नहीं लेना है। अगर आप उन पदार्थों का सेवन करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक साबित होंगे। फिर हमें किस तरह के शीत पदार्थों का सेवन करना चाहिए, आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, तो ये क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पर शीत से आपको लेना चाहिए जिन द्रव्यों की तासीर यानी कि जिनका वीर्य शीत है, जो प्रकृतितः शीत वीर्य वाले द्रव्य हैं, जैसे कि मुनक्का, आपको ऐसे चीजों का सेवन करना चाहिए। जैसे गाय का घी, गाय का दुग्ध, इन चीजों का आप लोगों को यहाँ पर सेवन करना चाहिए। और मधु का भी आप लोग सेवन कर सकते हैं, मधु मतलब शहद। ये सारी चीजें जो है वो शीत वीर्य वाली होती हैं, इनका सेवन आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि बच्चों को क्या चीजें नहीं देनी है स्वर्ण राशन करवाने के बाद। तो आजकल के बच्चों को बहुत सब लोग को पता ही होगा, सारे पेरेंट्स जानते हैं कि बच्चे किस तरह की डिमांड करते हैं। आजकल के बच्चे हैं वो मैगी की डिमांड करते हैं, पास्ता की डिमांड करते हैं, पिज़्ज़ा मांगते हैं और पैकेज्ड जो आइटम्स होते हैं, वेफर्स वगैरह, लेज वगैरह, बिंगो, ये बहुत सारी वैरायटीज मार्केट में उपलब्ध है। मैदे से बने हुए बिस्किट्स, मैदे से बने हुए आइटम्स, ये सारे जो चीज़ें हैं वो आजकल के बच्चों को बहुत फेवरेट होती हैं और इसके अलावा की चीज़ें बच्चे देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो घर में जो हम चीज़ें बना रहे हैं, घर का बना हुआ सात्विक भोजन, उसी को हमें बच्चों के हिसाब से मॉडिफाई करके उन्हें देना चाहिए। क्योंकि जो मम्मियाँ होती हैं उनको पता होता है कि हमारा बच्चा किस तरह से ये खाना खा लेगा, तो ऐसा हमें उसमें मॉडिफिकेशन लाना चाहिए कि वो बच्चों को अच्छा भी लगे और उनके लिए हितकारक भी हो। तो घर में बना हुआ ताज़ा खाना हमें बच्चों को देना चाहिए और ऐसा खाना देना चाहिए जो इजीली बच्चे पचा पाएँ, यानी कि बहुत भारी नहीं होना चाहिए। आजकल ट्रेंड चल रहा है कि गर्मियों में शेक का सेवन करते हैं सब लोग और बच्चों को ये बहुत पसंद भी है। आइसक्रीम का भी सेवन करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आइसक्रीम का सेवन नहीं करवाना है। बच्चा अगर आइसक्रीम की जिद कर रहा है तो उसे बोल देना कि नहीं, आइसक्रीम नहीं दे सकते। हमें घर में बनी हुई कुल्फी का सेवन करवाना है बच्चे को। अगर घर में बनी हुई कुल्फी का सेवन हम करवा रहे हैं तो वो बच्चे का तर्पण करने वाली होगी, उसकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होगी और उसके स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होगी। ठीक है, तो आपको शेक का यूज़ ना करके आपको बच्चों को घर में बनी हुई कुल्फी का यूज़ करना चाहिए। और फिर बात करते हैं कि बहुत सारे लोग जूस का सेवन करना पसंद करते हैं, लेकिन जो जूस होते हैं उसमें फाइबर्स कम होते हैं, तो डायरेक्ट फ्रूट्स का ही आप लोग सेवन करें। अपने बच्चों को भी डायरेक्ट फ्रूट्स का ही सेवन करवाएं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा। और आप लोग भी, बच्चों के अलावा भी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो लोग भी इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, वो बड़े भी इनका पालन करें तो उनके लिए भी ये सारी चीज़ें लाभदायक सिद्ध होंगी और उनका भी जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा रहेगा, रोगों से भी लड़ने की शक्ति उन लोगों की बड़ी रहेगी। फिर इसके बाद मैं बात करती हूँ कि सारे पेरेंट्स को, अगर आप किसी भी पेरेंट्स को पूछेंगे, बच्चों के माता पिता को आप लोग पूछेंगे कि क्या आपने अपने बच्चे को हर तरह का वैक्सीनेशन करवाया है, उसमें पोलियो, BCG, हेपेटाइटिस, रोटा वायरस, ये सारे वैक्सीनेशन आपने अपने बच्चे को करवाए हैं, तो सारे पेरेंट्स, ऑलमोस्ट 100% पेरेंट्स बोलेंगे हाँ, हमारा बच्चा इन सारी बीमारियों से सुरक्षित है। लेकिन अगर मैं आपसे यहीं पर एक क्वेश्चन करूँ, क्या आपका बच्चा जो सीजनल कफ, कोल्ड, फीवर, इन्फेक्शियस डिजीजेज जो हैं उनसे सुरक्षित है? उसके लिए आपके पास कोई प्लान है? आपने इसके लिए कोई वैक्सीनेशन करवाया है? आपने अपने बच्चे को इससे सुरक्षित किया है? तो बहुत सारे, जो मैक्सिमम, मुझे पता है कि मैक्सिमम पेरेंट्स का आंसर होगा नहीं, क्योंकि इसके लिए किसी भी तरह का कोई प्लान अवेलेबल नहीं है और ना ही पेरेंट्स इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। सभी को लगता है कि हमने जो गवर्नमेंट के वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसी तरह से, उसी के अकॉर्डिंग हमने वैक्सीनेशन करवा लिया तो हमारा बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन अभी भी आपका बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। जो सीजनल डिजीजेज होने वाली हैं, किसी भी तरह का इन्फेक्शन, अभी तो सिर्फ COVID-19
कोविड-19 चल रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में और भी तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो उनसे बचाव के लिए हमें चाहिए कि हमारे बच्चे को हमें इतना स्ट्रांग बना देना है कि वो हर तरह के इन्फेक्शन को झेल सके, उससे लड़ने की उसमें शक्ति आ सके। इसी के लिए हमें स्वर्ण प्राशन का प्रयोग करवाना है बच्चों में, और इसके साथ पथ्य आहार विहार का भी पालन करवाना है। और जिस ऋतु का जो ऋतु चल रही है, जैसे ग्रीष्म ऋतु चल रही है, तो उसके अनुसार ही हमें उस आहार लेना है और उसी के अनुसार विहार लेना चाहिए। तो आहार की हमने बात कर ली, फिर आप लोग का क्वेश्चन होगा कि ये विहार क्या चीज़ है, इसके पहले तो हमने कभी सुना नहीं है। तो जो विहार है उसका मतलब होता है लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल में क्या चीज़ें आती हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो भी आप क्रिया करते हैं दिन भर में, वो सारी होती है आपकी विहार में आएगी। जैसे अगर आप सुबह लेट उठते हैं तो वो भी आपके विहार का ही एक पार्ट है। तो आयुर्वेद में बताया गया है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ये सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं है, ये हर एज के लोगों के लिए है, उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जैसे अभी आप लोगों को सबको पता है कि कोविड-19 में जो भी पेशेंट कोविड से ग्रसित है, उनमें ऑक्सीजन सेचुरेशन बहुत ही कम हो रहा है। तो हम बात करें कि दिन भर आपको बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन रहता है वातावरण में और अच्छी ऑक्सीजन आप लोगों को नहीं मिल पाती है, क्योंकि दिन भर जो गाड़ियाँ चलती हैं, वाहनों की वजह से, फैक्ट्रियाँ चलती हैं, धुएं की वजह से पोल्यूशन हो जाता है और प्योर हवा में नहीं मिलती। तो सुबह का जो टाइम है उस टाइम पोल्यूशन सबसे कम रहता है दिन भर में। इसीलिए अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, सुबह जल्दी उठ के आप उस स्वच्छ वातावरण में सांस लेते हैं, तो आपका जो ऑक्सीजन लेवल है, आपके लंग्स है, बहुत ही स्वस्थ रहेंगे और आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा भी नॉर्मल जो लेट उठने वाले लोग हैं उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगी। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। फिर इसके बाद व्यायाम के लिए भी बताया गया है, तो उठने के बाद फिर व्यायाम का भी हमें सेवन करना चाहिए, यानी कि हमें थोड़ी सी मात्रा में व्यायाम भी करना चाहिए। थोड़ी सी मात्रा में मैं अभी यहाँ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ग्रीष्म ऋतु चल रही है और ग्रीष्म ऋतु में बताया गया है कि हमें बहुत अधिक शक्ति से अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए, सिर्फ बलांग व्यायाम करने का यहाँ पर निर्देश किया गया है। बलांग का मतलब होता है कि आप में जितनी शक्ति है, जैसे आप ठंड के सीजन में 2 घंटे व्यायाम करने की शक्ति रखते हैं, तो आपको ग्रीष्म ऋतु में उसके अनुसार 1 घंटे एक्सरसाइज करनी है। उससे अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप डेली हर ऋतु में 2 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके शरीर में उसके कुछ बैड इफेक्ट्स भी आए। तो इसीलिए ग्रीष्म ऋतु में हमें जो व्यायाम है उसको अर्ध मात्रा में कर देना चाहिए। फिर इसके बाद मैं बात करती हूँ कि जो ग्रीष्म ऋतु होती है उस टाइम पर जो शरीर की अग्नि है, यानी कि डाइजेस्टिव फायर है हमारी, वो स्वभाव से ही कम हो जाती है। आप सभी बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स होती हैं कि इस टाइम हमें भूख नहीं लग रही है या खाना नहीं पच रहा है। तो गर्मी की ऋतु में अग्नि कम हो जाती है, ये सारी समस्याएं उसी की वजह से आती हैं। इसीलिए आपको हल्का सुपाच्य भोजन, गर्म खाना, ताज़ा खाना लेना चाहिए। बासी खाना इस टाइम में बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बुरू हो जाएगा, तो आपकी बॉडी में उसके कुछ बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं। फिर मात्रा की हम बात करेंगे, खाना हमें कितनी मात्रा में लेना चाहिए। तो हमें खाना, जैसे आप लोग को 4 रोटी की भूख है तो आपको 3 रोटी का ही सेवन करना चाहिए। स्टमक को थोड़ा सा खाली रखना चाहिए दोषों की गति के लिए। आपको अपना आमाशय यानी कि आपके पेट को एकदम फुल भर के खाना नहीं खाना है, ठीक। और पानी की आप बात करते हैं, जैसा बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे मिथ्स आते हैं, बहुत सारी न्यूज़ चलती रहती है कि दिन भर में 2 लीटर पानी पियो, 4 लीटर पानी पियो। तो ये सारी चीज़ें सभी लोगों के लिए सही नहीं है। तो जब भी आपको प्यास लगे सिर्फ उतना पानी पीना है और जितनी बार आपको प्यास लगे उतनी बार ही आपको पानी पीना है। अननेसेसरी आप ज़्यादा मात्रा में पानी का सेवन करेंगे तो आपकी अग्नि कम हो जाएगी। इसीलिए आपको जब आपकी बॉडी डिमांड करती है उसी टाइम उतनी ही मात्रा में आपको पानी पीना है और खड़े होकर पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको अच्छे से आराम से बैठकर फिर पानी पीना चाहिए। और बहुत लोगों की आदत होती है एक्सरसाइज करने के बाद, ये एक फैशन जैसा बन गया है कि एक्सरसाइज करने के बाद लोग आते हैं और बॉटल से ऐसे डायरेक्ट पानी पी लेते हैं, जो कि एक बहुत ही बेकार मेथड है। इससे बहुत बुरे इफेक्ट्स शरीर में देखने को मिलते हैं। तो जो भी आपकी बैड हैबिट्स हैं उनको छोड़कर आपको आयुर्वेद का पालन करना है और आप
अपने परिवार के स्वास्थ्य को बनाए रखना है। स्वर्णप्राशन कैसे करा? फिर मैं बात करती हूँ दोबारा से कि जो आपने अपने बच्चों को स्वर्णप्राशन अगर करवाया है तो उन बच्चों में और जिन बच्चों ने स्वर्णप्राशन नहीं किया है उनमें क्या डिफरेंस होगा। बहुत सारे पेरेंट्स ये पूछते हैं कि हमने हमारे बच्चे को स्वर्णप्राशन करवा दिया तो अब इसमें क्या क्या अच्छे गुण आ जाएंगे, क्या क्या ये अच्छे काम करने लगेगा, और जिन बच्चों में स्वर्णप्राशन नहीं हुआ है उन बच्चों के कंपैरिजन में ये हमारा बच्चा किन सारे कामों में अच्छा होगा। तो इस पर बहुत सारे रिसर्चेस भी हुए हैं। तो जिन बच्चों में स्वर्णप्राशन करवाया गया था उन बच्चों का शारीरिक विकास बहुत अच्छा था, उसके साथ में मानसिक विकास भी बच्चों का बहुत अच्छा था, और बच्चों का जो IQ लेवल है वो भी अच्छा मिला, यानी कि बच्चे बहुत इंटेलिजेंट मिले। और जिन बच्चों को बोलने में दिक्कत आ रही थी, जो अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, जिनकी वॉइस क्लियर नहीं होती है, उन बच्चों में भी ये जो स्वर्णप्राशन नामक औषधि है बहुत ही इफेक्टिव सिद्ध हुई है। और जिन बच्चों में इसका सेवन नहीं करवाया गया है वो नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल IQ होता है उनका और बॉडी भी उनकी नॉर्मल ही होती है, उतना अच्छा उनका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हुआ हो सकता है। लेकिन जिन बच्चों में स्वर्णप्राशन करवाया है वो बहुत ही स्वस्थ बच्चे होंगे और हर रोग से, हर बीमारी से लड़ने की उनकी क्षमता रहेगी। सिर्फ कोविड-19 ही नहीं, बाकी की जो भी इन्फेक्शन है, क्योंकि वातावरण में सिर्फ कोविड-19 ही नहीं है और भी बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, बहुत सारे वायरसेस हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं। और हो सकता है कि आने वाले भविष्य में ये जो भी वायरस प्रेजेंट है वो आने वाले समय में एक्टिव होकर बहुत ही महामारी, जैसे कोविड-19 अभी एक महामारी का रूप धारण कर लिया है, उसी तरह से इन्हीं वायरस बैक्टीरिया की वजह से किसी और दूसरी महामारी का जन्म हो, तो उस सब से भी ये जो स्वर्णप्राशन आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन इसे बोल सकते हैं, ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों को स्वर्णप्राशन का सेवन जरूर करवाएं। और हमारे कॉलेज में, हमारे कॉलेज की जो फार्मेसी है वहाँ पर हमने बहुत ही शुद्ध, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्वर्णप्राशन का निर्माण किया है। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप सभी इसका सेवन करें और अपने बच्चों को इसके रिजल्ट्स दें। और इसकी कॉस्ट हमने रखी 700 रुपीज़, जिसकी क्वांटिटी है 25 ml। इसको हमने बहुत ही शुद्ध चीज़ों से निर्मित किया है, तो ये आपके बच्चों के लिए बहुत ही इफेक्टिव होगा। अब मैं इसी के साथ ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके बच्चे सुरक्षित रहें, आपका पूरे परिवार सुरक्षित रहे, और धन्यवाद। I have to say that it's really very wonderful lecture ma'am and very informative also. और इसी के साथ जैसे कि मैं देख पा रही हूँ एक पर्सन है प्रज्ञा चौबे जी, उनका यही सवाल है मैडम कि हम स्वर्णप्राशन कैसे ले सकते हैं, उसका डोज क्या हो सकता है बच्चों में, तो प्लीज मेक इट क्लियर। जैसा कि मैंने अपने लेक्चर में बताया है कि आपको किस डोज में स्वर्णप्राशन का सेवन करना है, तो अगर आपके बच्चे की उम्र 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम है तो आपको इसकी 1 ड्रॉप का सेवन करना है। और अगर 1 वर्ष से लेकर 4 वर्ष तक एज ग्रुप का आपका बालक है तो आपको इसकी 2 ड्रॉप्स ही यूज़ करनी है। लेकिन अगर 4 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक का आपका बच्चा है तो आपको इसकी 3 ड्रॉप्स देनी है। फिर 8 से लेकर 12 साल के बच्चों को आपको इसकी 4 ड्रॉप्स का सेवन करवाना है। लेकिन अगर आपका बच्चा 12 से लेकर 16 वाले एज ग्रुप का है तो आपको इसकी 5 ड्रॉप्स देनी है। लेकिन 16 वर्ष से अगर अधिक का आपका बच्चा है तो आपको स्वर्णप्राशन का उसे सेवन नहीं करवाना है, क्योंकि उसमें बहुत इसके अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि बच्चों का जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, मानसिक विकास है, वो 16 वर्ष तक ही होता है। और जो स्वर्णप्राशन है वो मानसिक विकास में हेल्पफुल होता है, इसीलिए इसका सेवन सिर्फ 16 साल तक के बच्चों में ही करवाया जाता है। मैडम कई लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है क्या बड़े लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं? तो मैम मैंने बताया है कि ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, आप लोग देख लेना, अभी आप नेट पे भी देख सकते हैं कि जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो 16 वर्ष तक की एज तक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अब आप स्वर्णप्राशन का सेवन करेंगे तो उसके बाद रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप बहुत ही इच्छुक हैं कि हमें भी इसका सेवन करना चाहिए तो आयुर्वेद में आपके लिए भी बहुत सारे मेडिसिन बताए हैं, स्वर्ण प्रिपरेशंस भी बहुत सारे बताए हैं। आप अपने आयुर्वेदिक जो वैद्य हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, उनसे परामर्श लेकर आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे कॉलेज की जो वेबसाइट है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करिए और अपना कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पर
छोड़ेंगे, फिर हमारे जो चिकित्सक हैं वो आपको कॉल करेंगे और आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसी के साथ किसी भी को भी किसी भी टाइप की क्यूरी होती है या ऑनलाइन कंसल्टेशन वगैरह की ज़रूरत होती है तो हमारे विजयश्री आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर है। हमारे कॉलेज की साइट से लिंक प्रोवाइडेड है, वहाँ पे आप ड्रॉप कर सकते हैं मैसेज। जो कंसल्टिंग फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, फेसबुक पे अवेलेबल है हमारे लिंक, तो उसके थ्रू हमारे डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्वस्थ रहने का प्रयास कर सकते हैं।